सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 11 के विद्यार्थी और विषय बात करते हैं इतिहास, और इतिहास का ये तीसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2, लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन पहला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। दूसरा पार्ट देखिए। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया कहाँ पे है? इराक। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस मध्य क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में पढ़ी लिखी होंगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के जीवन यानी शहरी जीवन कैसा स्टार्ट हुआ इनका और लिखने की कला कैसे शुरू हुई उसके बारे में बात करेंगे, खोज करेंगे उनकी क्या स्थिति थी। जैसे पहले पार्ट में हमने प्रारंभिक मानव समाज के बारे में बात किया, और फिर ये जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अभिलेखित इतिहास के, अभिलेखित यानी जो लिखा हुआ इतिहास नहीं है, कि आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे विवरण देखें, सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद, जब 2000 ईस्वी पूर्व का मतलब सन 2000 तो ये चल रहे हैं, और 2000 साल पहले 1 ईस्वी से जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा, ठीक है, जैसे अपनी हिंदी भाषा है ना, वैसे इनकी भाषा थी, लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईस्वी पूर्व, सिकंदर नाम सुना, सिकंदर महान, तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईस्वी पूर्व में से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। कौन सी? हिब्रू। और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। अब देखिए, बात आई मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फिरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 में हुई थी। साथ साथ में सारे विद्यार्थी किताब में देखते रहोगे, क्योंकि मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ और सुनते जाओगे, क्योंकि जहाँ से सही शुरुआत नहीं होगी अपने वहीं से स्टार्ट। वहाँ 1 या 2 स्थलों पर जैसे उरुक और मारी में, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक की खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली जितनी मेसोपोटामिया में चली थी। इन खुदाई के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका कोई उल्लेख कई संदर्भों में किया जाता है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से। यूरोप के यात्री और विद्वज्जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरंश सत्य को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के
उत्साह से कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्चा उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी का अंक फ्लड, जल प्लावन का मतलब बाढ़। 1960 के दशक तक यह समझ जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां अक्सर सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्षरश सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभव में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इस परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। तो बाइबल के अनुसार, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इधर वाली लाइन में ध्यान रखना। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला है, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई, उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया गया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसे ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जियोसुद्री या उत्नापिष्टिम कहा जाता है। ये चित्र देख सकते हो आप, कैस्पियन सागर यूरोप है, ये एशिया है, अफ्रीका के कुछ भाग है। अब देखिए मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, ये सारी सभ्यताएं हैं। नाम सुना होगा आपने, दजला, फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया और नील नदी की सब, मिस्र की सभ्यता, कालीबंगा, अहाड़, और ये सारी सभ्यताएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते हैं। साथ ही यहाँ इराक पूछे तो एशिया महाद्वीप में, साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। ठीक है, ज्योग्राफी समझ में आ रही है ना आपको, भूगोल के टॉपिक भी चल रहे हैं, तो भूगोल के टॉपिक में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। भारत में कहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सा देश कहाँ पे है, किसकी सीमा लगती है, कौन सा राज्य है, तो उस संदर्भ में इसमें भी कुछ नई चीज़ें आएंगी तो अपने बताते रहेंगे। यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में उच्च भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करते थे। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिण भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणालियों का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही। जब इन नदियों में बाढ़ आती अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती। ये देखिए नदी है, ये अलग अलग नदियाँ जहाँ पे सभ्यता विकसित हुई थी। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगी। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी और पुराने ज़माने में धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनमें आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर या मैसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढाली पर पाली जाती। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन वस्तुएं मिलती। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब पिंड खजूर थे, लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां
विकसित होने लगी तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के लिए अलावा व्यापार उत्पादन तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए पत्थर की मुद्रा बनाने वालों को पत्थर उकेरने के लिए कांस्य के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह समय से रोजगार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करें। उनकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांस्य के औजार बनाने वाला भी धातु तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत होती रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती है। इनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गाँव से आते हैं, उनके साथ संग्रह वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। वार का शीर्ष 3000 ईस्वी पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया। ये देखिए, इसकी आंखों और बाहों में क्रमशः नीले लाजवर तथा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। क्यों, देखो ऊपर ही। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। उसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। एक ऐसे कठोर पदार्थों में तराशा गया जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा है, उनकी सूची। शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समर्थ रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के या नाव बनाने के लिए कोई खास जगह नहीं थी और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। इसके लिए वे उन्हें कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान भी संभव होता था, जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्चा आता है। शहरी अर्थव्यवस्था उसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे अच्छा तरीका सर्वत्र रेल जल मार्ग ही था। अनाज के बोरे से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते थे, जिसमें कोई खर्चा नहीं आता था। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाती थी, उन्हें चारा खिलाना पड़ता था। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी छोटी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में हमारी नगरा का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने में स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उस दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में अधिक महत्वपूर्ण थी। अब आगे पढ़ेंगे कला लेखन का विकास।